सुनो भाई घुड़सवार मगध किधर है। मगध से आया हूँ मगध मुझे जाना है। किधर मुड़ूं, उत्तर के दक्षिण या पूर्व के पश्चिम में। लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य। कल ही तो मगध मैंने छोड़ा था, कल ही तो कहा था मगधवासियों ने मगध मत छोड़ो। मैंने दिया था वचन सूर्योदय के पहले लौट आऊँगा। न मगध है न मगध। तुम भी तो मगध को ढूंढ रहे हो बंधुओं। यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गवा चुके हो। नमस्कार, मैं रोहित झा। श्रीकांत वर्मा की इस कविता में इतिहास की उस कड़ी को दोहराया गया है जो समय के प्रवाह के साथ अपना अस्तित्व एवं गरिमा दोनों खो चुकी है। 1984 में लिखी गई थी यह कविता, मगर इसको आज हर चौक चौराहे पर दोहराने की ज़रूरत है। अब मगध का अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जो बचा भी है वो अधमरा है। दूर खड़ा गिद्ध उसके सड़ जाने के इंतजार में है ताकि वो उसके शरीर से मांस को अलग कर नोच कर खुद को तृप्त कर सके। ये तस्वीर भले सूडान की हो जिसे केविन कार्टर ने खींची थी, लेकिन बात यहाँ बिहार की हो रही है। बिहार हमेशा से देश की राजनीति के केंद्र में रहा है। वो चाहे गांधी का 1917 में चंपारण सत्याग्रह करना हो या आज़ादी के बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा हो, जिसके बाद देश ने इमरजेंसी को झेला, या फिर 1990 में लालू यादव द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकना रहा हो। और भी कई प्रसंग हैं जिसका जिक्र यहाँ किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि भारत के राजनीतिक इतिहास की बात बिहार के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती है। मगर सवाल है कि बिहार आज राजनीति के किस हाशिए पे खड़ा है। तारीखों पर एक नज़र डालिए। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान जो हो चुका है, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान कराया जाएगा, और आने वाले 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी। यानी अगले 5 साल 2025 तक के लिए एक नई सरकार आपके सामने होगी। ये तारीख अहम है क्योंकि लगभग इन्हीं तारीखों के आसपास दुनिया की नज़र अमेरिका पर भी होगी। अमेरिकी चुनावों के परिणाम भी आने वाले हैं। महामारी के बाद दुनिया भर में एक नया विमर्श शुरू हो गया है। नौकरी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजी रोटी से जुड़े सवालों के बिना कोई बात ही पूरी नहीं हो सकती है। दुनिया भर के सियासतदानों ने एक नई सिरे से इस पर सोचना शुरू किया है कि 21वीं सदी के 25वें साल में कैसे आने वाले संभावित चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। लेकिन इन सब में देश का बिहार आखिर कहाँ खड़ा है? मुझे लगता है इस सवाल के जवाब को बताने से पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चला जाए। ज़्यादा पीछे नहीं, बस मार्च के महीने से देखना शुरू करते हैं कि जिस महीने से देश में तालाबंदी की शुरुआत हुई थी, और उन पंक्तियों को समझने की शुरू करते हैं जिनमें दशकों पहले श्रीकांत वर्मा को लिखना पड़ा कि ये वो मगध नहीं जिसे किताबों में पढ़ा था, इसे तो हम गवा चुके हैं। तो चलिए अब रील घूमेगा और कुछ तस्वीरें आपके सामने उभर कर आएगी। मसलन क्या आपके जहन में वो तस्वीरें आती है जब लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव घर लौट रहे थे? पाँव में छाले, रिश्ता खून, भूख प्यास सब कुछ त्याग कर लौटना है, वरना बेमौत मारे जाएंगे। छोटे बच्चे जिन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, मगर चले जा रहे थे अंतहीन रास्तों की ओर, रात के अंधेरे में सुबह के उजाले में। सरकारी आंकड़ा कहता है कि करीब 10 लाख मजदूर बिहार वापस आ गए, मगर यहाँ करेंगे क्या? 2 वक्त की रोटी कमाने ही तो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दूसरे प्रदेश गए थे। मौजूदा स्थिति को समझने के लिए कारवां की इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर आपके जहन में अब भी ताज़ा होगी जब 11 मई को दिल्ली के निज़ामुद्दीन पुल पर फ़ोन से अपने घर बात कर रहे राम पुकार पंडित फूट फूट कर रो पड़े थे। ये तस्वीर पीटीआई के अतुल यादव ने ली थी। फिर इसको पूरी दुनिया देखती है। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इसे अपने पन्ने पर जगह दी। उस वक्त बिहार लौटते लगभग 23.5 लाख प्रवासी मजदूरों की त्रासदी को दिखाता है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले राम पुकार घर लौट तो आए, मगर हालात ये है कि उनके पास अब कोई काम नहीं है, न खाने के पैसे हैं। राम पुकार कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो भीख मांगकर जिंदा रह लेंगे, लेकिन बिहार से बाहर अब कभी नहीं जाएंगे। तो 2 तस्वीरें हैं जो पूरे सिस्टम को ही उघाड़ कर रख देती है। एक तरफ घर लौटते वक्त की तस्वीर, दूसरी तरफ वही अपने गांव में राम पुकार अपने परिवार के साथ बैठे हैं। एक लड़का था मगर उसको नहीं बचा पाए क्योंकि इलाज का खर्च नहीं जुटा पाए। राम पुकार की तस्वीर जब मई महीने में अखबारों में आई तो तमाम नेता उनके घर के द्वार पर थे। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया, मगर अब उस घर की दहलीज पर कोई नहीं है। नेता मंच पर है, उनका हेलीकॉप्टर बड़ी शान से धूल उड़ाता हुआ चुनावी सभाओं में उतर रहा है। ये रिपोर्ट उमेश कुमार राय ने कारवां के लिए की है, जो पूरे बिहार की झांकी है। अब चलिए दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल का महीना, बिहार के शाहपुर गांव के रहने वाले गिरजेश कुमार के 3 साल के बेटे को खांसी और बुखार की शिकायत थी। उसका स्थानीय तौर पर इलाज चल रहा था।
तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। एम्बुलेंस नहीं मिली तो टेम्पो से जैसे तैसे बच्चे को जहानाबाद सदर अस्पताल लेकर पहुँचे। फिर सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने उन्हें PMCH रेफ़र कर दिया। वहाँ से भी उन्हें ना कोई एम्बुलेंस मिली ना टेम्पो। बच्चे की माँ बेटे को गोद में लिए बदहवास दौड़ती रही, चीखती रही, भागती रही, मगर बच्चे को नहीं बचा पाई। कोई तैयार नहीं हुआ। कैसे अब जाइएगा? टेम्पू से आए थे। अब जाइएगा कैसे? पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं। तो क्या एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला। बच्चा का तबीयत कैसे खराब हुआ? बच्चा की तबीयत शुरू से खराब था, जब से जन्म लिया था जब से। तो इधर आज क्या हुआ था इसका? आज कितने साल का बच्चा था? 3 साल का बच्चा था। 3 साल का? हाँ तबीयत इसको खराब था? बहुत। अगर आगे सुनने की भी हिम्मत है तो आपको बता दूं कि बच्चे के शव को गांव तक ले जाने के लिए भी उन्हें कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। बिहार में कहीं भी चले जाइए, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था आपको लील लेने के लिए मुंह बाए खड़ी है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं अस्पताल ही खंडर बनकर रह गया है, तो कहीं मरीजों की संख्या इतनी है कि अस्पताल में उन्हें रखने के लिए बेड ही नहीं है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में गरीब लोग जाते हैं, मर जाते हैं इलाज के नाम पर, फिर दिल्ली मुंबई रेफ़र कर दी जाते हैं, तो न रोजी रोटी बिहार में मिली, न बीमार पड़े तो इलाज ही मिल पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। मई का महीना, बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। 2.5 साल का यह बच्चा अपनी माँ को चादर खींचकर उठाने की कोशिश कर रहा है। गुजरात से अपने घर बिहार के कटिहार आते वक्त उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बच्चा इस उम्मीद में चादर खींचता रहा कि उसकी माँ उठ जाए और उसे बाहों में भर ले। लेकिन चादर जो कफन बन चुकी थी, उसे वह जितना भी हटाए उसकी माँ नहीं उठेगी। उस महिला की लाश रेलवे स्टेशन पर पड़ी रही किसी लावारिस लाश की तरह। उसके परिजनों का कहना था कि रास्ते में ही भूख और गर्मी से जान चली गई। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन को सफाई देने आना पड़ा कि महिला पहले से ही बीमार थी, लेकिन परिवार के लोग बार बार कहते रहे कि ट्रेन में न खाने को कुछ मिला न पीने को, इसलिए महिला ने दम तोड़ दिया। मगर तस्वीर बस इतनी भर नहीं है। चलिए एक और तस्वीर आपके सामने अब उभरेगी। अप्रैल का महीना, यानी पूरे देश में तालाबंदी के लगभग महीने भर बाद बिहार के जहानाबाद की तस्वीर, जहां मुसहर समुदाय के छोटे बच्चे गंदे पानी में उतरकर मेढक पकड़कर खाते दिखाई पड़े। लॉकडाउन के दौरान कामकाज बंद था, घर में खाने को कुछ नहीं था, स्कूल भी बंद था, इसलिए जो मिड डे मील मिल रहा था वो भी बंद। भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मजबूरी में ये लोग मेंढक पकड़कर खाते दिखाई पड़े। खाएंगे तो घर ना हो अनाज? नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चमार छिलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो, इसमें गड्ढा में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं, खाते हैं। क्या गुरुज पकड़ लेते हैं? ये इसमें पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा, की नाम हो तो हर? अभिषेक कुमार। तब पढ़ा उड़ा ही कि ना? पढ़ते हैं। पढ़ा? स्कूल बंद हो? स्कूल बंद है, सरकार बंद कर ले है। ठीक है। स्कूल में ना खा ली? नहीं खाते थे, ये खाते हैं, स्कूल बंद है। अब इस गवर्नेंस मॉडल के आगे कौन सा डेटा आपके सामने रखूं, कौन से आंकड़े बताऊं? सब बेमानी है। क्या फ़ायदा आपको बताकर कि सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशों का अगर पालन किया गया होता तो ऐसे हज़ारों बच्चे नाले से कीड़े पकड़ कर ना खा रहे होते। पूरे तालाबंदी के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार बार ये दोहराता रहा कि किसी भी स्थिति में मिड डे मील की व्यवस्था बंद नहीं होनी चाहिए, वरना असल संकट दरअसल जीवन का है। मगर राज्य में जैसे पूरी व्यवस्था को ही तिलांजलि दे दी गई हो। अब चलिए बेफिक्र हो जाइए, आगे बढ़िए। एक और दूसरी तस्वीर आपके सामने अब उभरेगी। फिर बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचना शुरू होता है। 16 जिले और लगभग 81 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कई जगह बाढ़ से गांव के गांव डूब गए, उसमें रहने वाले लोग महीनों से हाईवे के किनारे रोड पर बस गए।
उनके पास न खाने के लिए रोटी थी, न रहने के लिए सर के ऊपर कोई छत। बिहार की जनता इन सब से कराह रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री महीनों तक नदारद रहे। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। मुआवजे की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक से अगर डेटा जारी हो गया तो पता लग जाएगा कि पिछले साल बिहार में जिनके खेत, घर बार सब डूब गए थे, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। यही खेल है। अगस्त महीना आते आते ये बाढ़ विकराल रूप ले लेता है। मगर सोचिए, इन सब के बीच मुख्यमंत्री कहाँ होंगे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री साहब एक शानदार चमचमाती हुई जिप्सी पर चढ़कर स्वतंत्रता दिवस की सलामी लेते नजर आते हैं। सोचिए, जिस राज्य की 1/3 आबादी उस वक्त एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हो, वहां के मुखिया की क्या नैतिकता होनी चाहिए थी। उस दिन की एक दूसरी तस्वीर आपके सामने भी रखता हूं। बिहार के गोपालगंज का एक सरकारी स्कूल बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुका था। वहां के शिक्षकों ने सीने तक पानी में डूबकर तिरंगा फहराया। चारों तरफ अगर आपको कुछ नज़र आएगा तो वो है बाढ़ का पानी और बीच में बांस की दूसरी छोर पर लगा तिरंगा, जिसको सलाम करते स्कूल के ही 4 शिक्षक खड़े हैं। उनके ज़ुबान पर राष्ट्रगान है। मत भूलिए, आज़ादी के 73 साल बाद बिहार की तस्वीर है ये। दो तस्वीरें जिसको एक दूसरे के साथ समानांतर रखकर देखिए। एक जो मुख्यमंत्री के शानदार व्यवस्था के साथ जिप्सी पर चढ़कर सलामी ले रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में बाढ़ में डूबी सरकारी स्कूल का ध्वजारोहण। बिहार भले ही भारत ही नहीं विश्व का सबसे पिछड़ा, गरीब, अनपढ़, कुपोषित और बीमार क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ के नेताओं की शान में कोई कमी नहीं आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का डेटा कहता है कि बिहार के पहले चरण के चुनाव में ही 375 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है, वहीं दूसरे चरण में 258 उम्मीदवार करोड़पति हैं। और ये रिपोर्ट उस राज्य की है जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर आता है। तो 10 नवंबर के बाद क्या बदलेगा? किसी की हार, किसी की जीत के साथ कौन सा बदलाव आ जाएगा? इस सवाल को उन लाइनों में ही खोजने की कोशिश की जानी चाहिए जिसमें श्रीकांत वर्मा जी कहते हैं कि आप कौन सा मगध ढूंढ रहे हैं, बल्कि मगध को तो आप गवा चुके हैं। अंत में बिहार की बात शरद जोशी के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती है। एक किताब है, वोट ले दरिया में डाल। इसी में एक लेख के आखिरी में शरद जोशी लिखते हैं कि बिहार आज भी वही और वैसा ही है जैसा गांधी जी ने अपनी चंपारण की यात्रा के समय देखा था। वही गरीबी और बेकारी जिसे दूर करने की सोचते राजेंद्र बाबू हाथ मलकर रह जाते। इतने दिनों बिहार ने अपना भविष्य संवारने की कोशिश में किस्म किस्म के नेता पैदा करने और उन्हें पालने, आगे बढ़ाने के अतिरिक्त क्या किया? दुखद रूप से शरद जोशी की यही लाइनें आज भी प्रासंगिक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और हाँ, बिहार पर रिपोर्टें बिना कंधे पर गमछा टांगे और हर बात में काबा बोले बिना भी की जा सकती। देखते दिखाते रहिए ब्लैक एंड वाइट, यहाँ कोई दूसरा रंग नहीं है। नमस्कार।